गुड मॉर्निंग दोस्तों। पीसीएस का एग्ज़ाम देने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग। तैयारी अगर नहीं है या तैयारी है तब भी पेपर दे दीजिए, पेपर छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी इसके बारे में एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, एक वीडियो बनेगा। आज मैंने आधुनिक भारत की एक चैप्टर को उठाया हुआ है। आधुनिक भारत से आप मेरा एक मैराथन क्लास मैंने चलाई थी जिस पे मैंने वीडियो बनाया आदिवासी या जनजाति विद्रोह के बारे में। आज मैंने किसान आंदोलन को उठाया हुआ है। तो किसान आंदोलन से हम लोग कुछ चीज़ें जो कि 8 से 10 किसान आंदोलन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी का पेपर उठा करके देखिए या किसी भी स्टेट पीएससी का पेपर उठा करके देखिए, आईएएस तक का पेपर देखिए या वनडे लेवल के एग्जाम का पेपर देखिए, वहाँ भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस वाले चैप्टर को हमको मिस नहीं करना है। मैंने देखा है कि कुछ लड़कों को मतलब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इस चैप्टर जैसे किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन या धार्मिक आंदोलन जितने हुए हैं तो इनसे या कम्युनिस्ट पार्टी वाला भाग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो यहाँ से दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को समाप्त करने के लिए मैंने एक योजना के तहत इस पर वीडियो बनाना लगातार स्टार्ट किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को देख लेंगे। बाकी आज का हमारा जो चैप्टर है किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन या आप इसको विद्रोह भी कर सकते हो, जो नाम दे दें आप, लेकिन मैंने इसको किसान आंदोलन में सबसे पहले हम लोग चलेंगे नील आंदोलन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होगा नील आंदोलन। ठीक है, ये कब से कब तक चला था? 1859 से 1860, एक साल तक ये चला था और एक साल के अंदर ही इसकी समाप्ति हो गई 1859। और देखिए इससे क्या क्या एम्प्लीफाइड बन जाते हैं कि आधुनिक भारत में होने वाला यह पहला कृषक विद्रोह था। तो इसका पॉइंट क्या बनता है? आधुनिक भारत में होने वाला यह प्रथम कृषक विद्रोह या आंदोलन था। ये फैक्ट आपको याद करके रखना है। ठीक है, और कब हुआ था? 1859 में। दूसरा फैक्ट इससे बनता है कि कारण क्या था इसका, रीजन, किस कारण से यह विद्रोह हुआ था। तो कारण यह था कि बंगाल के कुछ इलाकों में कुछ निरहे अंग्रेज निरहे थे जो वहाँ पे जाकर के उस समय नील की खेती करवा रहे थे लोगों से, और नील की बड़ी मांग थी तो नील की खेती वहाँ पे करवाए और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी लगा रखी थी इन लोगों ने, जो सभी के सभी अंग्रेज थे। तो वहाँ पे ये लोग उनसे ज़बरदस्ती जो है इकरारनामा करवा लेते थे और ज़बरदस्ती उनको जो है उनकी ज़मीनों पर खेती करवाना, नील की खेती करवाते थे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि किसान चाहता था कि हम अन्न उपजाएं, धान चावल गेहूं वगैरह आज की फसलों की खेती करें, जिससे क्या होगा कि हमारा पेट भी भरेगा, हमारी जीविका भी चलेगी। और दूसरी बात क्या होगी कि हमको इसको बेचने से हमको कुछ नकदी भी प्राप्त हो जाएगी, तो लाभ होगा। लेकिन ये अंग्रेज भी नहीं क्या करते थे कि अपनी शर्त पे अग्रिम पेशगी रुपये उनको दे देते थे। यह चला कहाँ था? तो बंगाल के कुछ जिलों में ऐसा हुआ था। अंग्रेज जो मिल मालिक थे, मिल मालिक किसानों को अग्रिम पेशगी या अग्रिम रकम जिसको बोलते हैं रकम, इसी को कहा गया ददनी प्रथा। ठीक है, ददनी प्रथा का मतलब क्या होता है कि आप किसी किसान को अग्रिम रुपया आप दे दो नील की खेती करने के लिए, और उससे आपको करना है कि जैसे मान लीजिए चावल को ले लीजिए। चावल की कीमत अगर मान लीजिए 1000 रुपये कुंतल है, और या नील की अगर बात करें तो नील का अगर मान लीजिए प्रति किलोग्राम अगर वो 100 रुपये में जाता है, तो अंग्रेज जो निरहे थे उनको 15 से 20 रुपये दे देते थे अग्रिम पेशगी। अब 80 रुपये का उनका नुकसान हो गया।
तो अग्रिम पेशगी बहुत ही कम होती थी और उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी, नील उत्पादन करवाया जाता था और नील शोधन की फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियाँ लगा करके ये लोग नील का उत्पादन करके मुनाफा कमा रहे थे। तो यही था दर्दनी प्रथा। अग्रिम पेशगी जो दी जाती थी उसी को दर्दनी प्रथा कहा जाता था। लेकिन वहाँ के किसान जो क्या थे, वहाँ के किसान चाहते थे इससे छुटकारा पाना। ठीक है, अब उसी समय एक घटना घटती है 1859 ईस्वी में कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर ने ये घोषणा करी कि किसान जो है, रैयत जो है अपनी भूमि के मालिक हैं और उनसे ज़बरदस्ती खेती नहीं करवाई जा सकती है। मतलब वो अपना मन चाह खाद्यान्न खेती कर सकते हैं, जो जिस फसल की खेती करना चाहें उस फसल की खेती कर सकते हैं। तो यह खबर पूरे बंगाल में आग की तरफ फैल गई और उसी समय दो नेता उभर करके सामने आते हैं। नेता का नाम आपको याद रखना है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दोनों नेता उभर के सामने आते हैं और इन लोगों ने मतलब भयंकर प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं नील वाले इलाकों में और किसान जो है नील की खेती बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हमको ध्यान देने वाली बात है। इसमें कुछ लोगों ने इस नील आंदोलन का कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने समर्थन किया था। उसमें से समर्थन की अगर बात करें, आपका नेता तो ये हो गए, समर्थन की अगर बात करें, समर्थन किसने किया था, तो समर्थन में आपके दो लोग आएंगे। हिंदू पैट्रियार्ट पत्रिका थी, हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी और दूसरे आपके आ जाएंगे दीनबंधु के नाटक नील दर्पण। दीनबंधु का नाटक जो किताब है, जो नाटक है, उसका क्या नाम है, नील दर्पण है। और हिंदू पैट्रियार्ट जो पत्रिका थी, इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी है। इन दोनों लोगों ने क्या किया था, काफी जो है पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजी शोषण को लोगों के सामने उजागर किया और नील आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, और नेता कौन थे मैंने ऊपर बता दिया है। अब होता क्या है कि हर जगह पे अच्छा एक चीज और होती है यहाँ पे, जैसे ये जो नील की खेती हो रही थी, तो उसी समय जर्मनी के रासायनिक रंग आ गए थे पूरे मार्केट में। तो जर्मनी के रासायनिक रंगों से भारतीय नील प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। तो वैसे ही अंग्रेज जो निलहे थे वो बंद करना चाहते थे और लेकिन ये अपनी फैक्ट्री वैसे ही बंद कर रहे थे, लेकिन ये जाते जाते क्या करना चाहते थे कि किसानों का और शोषण करना चाहते थे। ठीक है, कि हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो जितनी रकम उनसे ली जा सके, चाहे जैसे भी किसी भी तरीके से, उस रकम को भी इनसे लिया जाए। तो इस स्थिति में ये विद्रोह होता है और इसका मेन रीजन मैंने बता दिया है। मेन रीजन क्या है कि अभी ये विद्रोह शायद लंबा चलता, लेकिन लंबा नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जर्मनी के रासायनिक रंग जो है, जर्मनी के रासायनिक जो रंग आ गए थे, उससे जो है भारतीय रंग जो है या नील जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। तो उनको मजबूरी में बंद करना ही करना था, लेकिन बंद करके जा रहे थे तो जाते जाते भी वो उसकी भरपाई किसानों से ही करवाना चाहते थे। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में एक आंदोलन तीव्र हो गया था। ठीक है, तो अब इसकी जांच के लिए सरकार क्या करती है, सरकार एक कमीशन, एक नील आयोग का गठन किया जाता है। नील आयोग का गठन सरकार द्वारा, एक 4 सदस्यीय था, 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया जाता है। अध्यक्ष कौन थे, सीटोनकार, अध्यक्ष सीटोनकार।
इनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है और एक कमेटी जो है निर्णय क्या देती है कि किसानों के पक्ष में निर्णय देते हैं कि किसान जो चाहे सो करें, मतलब उनका मन अगर है जिस खाद्यान्न या कोई भी फसल जो फसल उगाना चाहे उगा सकते हैं, इसके लिए उनको उनसे जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो 1860 तक जाते जाते नील आंदोलन समाप्त हो जाता है क्योंकि किसानों की मांग पूरी हो जाती है। यहाँ से देखिए आप लोग, नील आंदोलन 1859 से 60 भी है, इसको आप याद करके रखोगे। दूसरा फैक्ट, आधुनिक भारत में होने वाला यह प्रथम कृषक आंदोलन था, इसको भी याद करके रखना है आपको। हुआ क्या था बंगाल में, अंग्रेज इसको दरनी प्रथा याद करके रखो, क्या होती थी, अग्रिम पेशगी जिसको कहा जाता था, ठीक है। किस मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले ऐसा आदेश जारी किया था, तो हेमचंद राठौर का नाम याद करके रखना है। नेता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का नाम याद करके रखना है। समर्थन किस पत्रिकाओं ने किया था, हिंदू पैट्रियट जिसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, और दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में तो इसका विशेषकर उल्लेख हुआ है और समर्थन भी किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कारण क्या था, जर्मनी के रासायनिक रंग भी मार्केट में आ गए थे। नील आयोग का गठन कब किया गया था, नील आयोग 4 सदस्य था, इसके अध्यक्ष कौन थे, सीटोंकार थे, और इसने जो निर्णय दिया था, क्या दिया था कि भाई किसान स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से खेती करने के लिए। अब यहाँ इजी टू मॉडरेट हो जाइए, 1859 से 60, इस समय भारत का गवर्नर जनरल, देखिए इस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो है, ऐसे मतलब अंग्रेज थे जो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों साथ साथ थे, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग यानी यह विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, और यह जो है वायसराय के साथ, गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय भी थे, जनरल वायसराय। क्यों, क्योंकि एक अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को प्रथम वायसराय भी बनाया गया था। तो यहाँ से इजी टू मॉडरेट आप थोड़ा सा होकर के इसको देखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। तो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों की पदवी किसने जो है गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों की पदवी पर आया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो चलिए, नील विद्रोह से आपको सिर्फ इतना ही याद करके रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे विद्रोह पर जो अयोध्या है। चलिए दूसरा विद्रोह देखते हैं। दूसरा पपना आंदोलन, ये कब से कब तक चला था, ये 1873 से 1876 के बीच चला था, ठीक है। कारण क्या था, कारण देखते हैं। ये बंगाल में चला था। बंगाल के जमींदारों ने लगान की दर बढ़ा दी थी, लगान की दर बढ़ा दी थी, ठीक है। तो होता क्या है, बंगाल के पपना जिले के यूसुफ शाही परगना या थाना जिसको हम बोलते हैं, यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना हुई। संघ की स्थापना, और वहीं से जो है इस विद्रोह या आंदोलन की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। अब अगला फैक्ट देखते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने इसका बहुत ही जबरदस्त समर्थन किया था। जैसे वहां पे मैंने हिंदू पैट्रियट को बताया, हरिश्चंद्र मुखर्जी नील आंदोलन और नील दर्पण के बारे में बताया था। उसी तरह से यहाँ पे समर्थन की अगर बात करें तो समर्थन में दो लोगों का नाम आता है कि पपना आंदोलन का समर्थन किसने किया था। तो इसमें आपको मिल जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और एक आपके मिलते हैं इसमें रमेश चंद्र दत्त, जो कि रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। नेता की बात करें तो नेता में आपको यहां पर मिलेंगे ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, और एक नेता आपको मिलेंगे तीन नेता मिलते हैं, केशव चंद्र राय, और एक आपको मिलेंगे शंभूपाल। अच्छा देखिए, यहाँ पे इस आंदोलन से बहुत ही आईएमपी फैक्ट बनता है कि इस आंदोलन ने एक नारा दिया था। इस नारे को आपको याद रखना है। नारा क्या था कि हम केवल महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक विद्रोह हुआ था, इसमें इनका शोषण कौन कर रहा था? जमींदार कर रहे थे, यानी अंग्रेज नहीं। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कुछ जिलों में कुछ व्यवस्थाएं, भू व्यवस्थाएं लागू की गई थी, तो इसका फायदा उठा करके जो जमींदार थे उन्होंने जो है लगान की दर को बढ़ा दी थी। तो इस पे आप सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजों को आईएमपी फैक्ट है उनको हमको देखना है। कब से कब तक चला था पन्ना आंदोलन? आपका ऑप्शन जाएगा 1873 से 1876 के बीच। ठीक है। कारण क्या था मैंने बता दिया है। बंगाल के जमींदारों ने क्या किया था? लगान को अत्यधिक बढ़ा दिया। ठीक है। ये शुरू कहां से हुआ था? तो आपका ऑप्शन जाएगा बंगाल से। अगर पवना जिला है तो पवना जिला ऑप्शन में लगाओगे आप लोग। और अगर जो है परगना की बात करेगा तो यूसुफ शाही परगना से। वहीं से किसान संघ की स्थापना होती है और वहीं से आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? लगान वृद्धि के विरुद्ध था और जमींदारों के विरुद्ध था। यह आंदोलन में एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। इसका बहुत ही वीआईपी फैक्ट है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो जमींदार, यहाँ पे जो देखिए समर्थन किसने किया था इसको देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त, दो लोगों ने इस आंदोलन को काफी समर्थन किया था। बाकी और भी बुद्धिजीवी वर्गों ने समर्थन किया था। और नेता कौन थे? तीन नेताओं का नाम ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। ये तीन नेता आपको मिलेंगे। पन्ना आंदोलन के नेताओं का नाम आपको याद करके रखना पड़ेगा। और इस आंदोलन ने नारा क्या दिया था? हम केवल महारानी और महारानी के रैयत रहना चाहते हैं, यानी कि यह ब्रिटिश विरोधी नहीं था। ठीक है ना। फिर भी इस आंदोलन का दमन किया गया, दबाया गया और बाद में जो है एक नियम कानून बना करके किसानों को राहत प्रदान की गई। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। वो क्वेश्चन कर सकता है कि किस आंदोलन का यह नारा था कि हम केवल महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं? तो आपका ऑप्शन जाएगा पवना आंदोलन। ठीक है। तो इसमें अब देखिए थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट नहीं, इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। 1883 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर बंगाल काश्तकारी कानून बनाया जाता है और किसानों को राहत प्रदान कर दी जाती है। और पवना आंदोलन जो है 1876 में जाकर के समाप्त हो जाता है। अब इसी मॉडल को ये आंदोलन 1873 से 76 के बीच चला था। तो उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं 1873 और 1876 की अगर बात करें, पवना आंदोलन की बात करें, तो हम इस समय लेते हैं कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक इस समय क्या थे? वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन करें कि इस समय वायसराय कौन था पवना आंदोलन के समय? तो आपका ऑप्शन आएगा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से एक दो पॉइंट आप लोग याद करिए कि बाद में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन्हीं के समय में 1875 में सर सैयद अहमद खान ने
अहमद खान ने क्या अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो इजी टू मॉडल में एक चीज आप याद करके रखिएगा। और इन्हीं के समय बिहार में एक अकाल 1872 में बिहार में अकाल भी पड़ा हुआ था। कहाँ पे? बिहार में। इन्हीं के समय में बिहार में अकाल भी पड़ा था। ठीक है, तो पबना आंदोलन के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि इस समय वायसराय कौन था, उनके समय में उनकी घटना क्या घटती है। पबना आंदोलन से ये देखिए लाल नागपुर उस समय क्या थे, यहाँ के वायसराय थे। और इन्हीं के समय में सर सैयद अहमद खान ने, इसने सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो ये हो गया इजी टू मॉडरेट। कहने का मतलब क्या है कि आपने इसके साथ साथ कुछ और भी तथ्य को देख लिया। अगर इससे जोड़ करके पूछता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। तीसरा आंदोलन देखिए जो कि आईएमपी है। तीसरा आंदोलन पे चले हैं दक्कन उपद्रव। ये हुआ था 1875 में और ये महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले। ठीक है, इसका कारण अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। अगर क्वेश्चन करिए कि दक्कन उपद्रव या दक्कन किसान आंदोलन कहाँ हुआ था या कब हुआ था, 1875 और ये महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे और अहमदनगर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में और भी जिलों में फैला। इसका रीजन क्या था, कारण देखा जाए, कारण क्या था कि मारवाड़ी व गुजराती शाहूकारों का शोषण। ठीक है, जैसे यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी जिससे सीधे किसानों से सीधे जो है लगान वसूल किया जाता था सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पहुंच जाते हैं मारवाड़ी और गुजराती साहूकार पहुंच जाते हैं। तो अगर लगान जब किसान अदा नहीं कर पाता था समय पे, तो क्या करता था कि इन साहूकारों से ऋण लेता था। और ये साहूकार अधिकतर किसान पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या करते थे कि अधिक से अधिक ब्याज पे इनको ऋण देते थे और बाद में जो है इनकी जमीनों को हड़प लिया करते थे। इसमें जज और मजिस्ट्रेट जो लोग थे भी इनका साथ देते थे और इनकी जमीनों को हड़प लिया जाता था। तो ये रीजन है इसका रीजन क्या था, मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा इनका शोषण किया जाता था। ठीक है, तो इसमें एक घटना घट जाती है 1874 ईस्वी में। एक घटना घटती है 1874 में। एक साहूकार कालूराम ने एक किसान बाबा साहेब देशमुख कालूराम नामक एक साहूकार क्या करता है, एक किसान होते हैं बाबा साहेब देशमुख। इनकी जमीन के साथ साथ इनके पूरे घर को भी हड़प लेता है। ठीक है, और इसमें मैंने बोला ना कि न्यायाधीश जज भी इनके अंदर ही होते हैं, इनका साथ देते हैं और इसकी जमीन हड़प ली जाती है। बस इसी के बाद एक दक्कन विद्रोह शुरू हो जाता है। साहूकारों और मारवाड़ी और गुजराती साहूकार थे, इनके घरों में आग लगा दी जाती है, आगजनी भी की जाती है, मारा पीटा भी जाता है। बाद में अंग्रेज सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, विद्रोह का दमन करना पड़ता है और विद्रोह का दमन हो जाता है। फिर अंग्रेजी सरकार जो है इस दक्कन उपद्रव मतलब यहाँ के किसानों को राहत देने के लिए एक कानून पारित करती है 1874 में।
राहत अधिनियम, सॉरी 1879। तो क्या करती है सरकार 1879 में दक्कन किसान राहत अधिनियम पारित करती है और किसानों को राहत दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, दक्कन उपद्रव से यही क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप ऑप्शन लगाओगे महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, इसके पुणे और अहमदनगर जिले से। ठीक है, कारण क्या था, मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों का शोषण था। ठीक है, 18 क्या होता है, कालूराम के विद्रोह से संबंधित है या आंदोलन संबंधित है, आपका ऑप्शन जाएगा पटना, सॉरी दक्कन आंदोलन संबंधित है। और ये क्या करता है, किस किसान की जमीन या और घर को हड़पने के बाद ये आंदोलन शुरू होता है, तो किसान बाबा साहेब देशमुख की जमीन को हड़पने के बाद एक शुरू होता है। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है, 1879 ईस्वी में ये आया हुआ है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब बनाया जाता है, 1879 ईस्वी में, और यह विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। अब 1875 की बात करें तो इस समय कौन वायसराय था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ही होंगे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बारे में मैंने बता दिया है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ही होंगे। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो दक्कन वाला हो गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा आंदोलन अगर इसका देखा जाए तो एक आंदोलन होता है एका आंदोलन, एका आंदोलन VIMP है। ठीक है, एका आंदोलन होता है, इसमें जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश, ठीक है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ होता है, आधुनिक उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उस समय इसको पुराने समय में अवध कहा जा सकता है। अब अगर इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि एका आंदोलन से संबंधित जिले कौन से थे, मतलब एका आंदोलन जो चला था इसमें निम्न से कौन कौन से जिले ज्यादातर प्रभावित हुए थे, तो इसमें हम देखते हैं हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच, ये वाले 5 जिले हैं जहाँ पे ये आंदोलन चलाया गया था, या इस आंदोलन की एका आंदोलन की तीव्रता थी। और ये चला कब था, 1921 से 22 के समय में। यानी कि ये आंदोलन कब चल रहा था, जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय एका आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में चल रहा था, और जिलों का नाम मैंने इसको बता दिया है। अब इसके नेता की अगर बात करें तो नेता थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है IMP है, मदारी पासी, और एक नेता का नाम मिलता है शहरे। ठीक है, कारण की अगर बात करें तो कारण क्या था, अत्यधिक लगान व गैर कानूनी तरीके से खेत छीनना। और इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता थी कि इसमें सिर्फ किसान नहीं, छोटे मोटे जो जमींदार थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये आंदोलन जो चला था, ये किसान प्लस जमींदार दोनों को लेकर के चला था। ठीक है, किसान और जमींदार दोनों को सम्मिलित रूप से लेकर के चला था। तो इस आंदोलन से आपको ये चीजें याद करके रखनी है। इन जिलों का नाम हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। ठीक है, ये चला कहाँ था, उत्तर प्रदेश या अवध का इलाका आप कह सकते हो। उस समय 1921 में नेता कौन थे, मदारी पासी और शहरे, दोनों का नाम आपको याद करके रखना है। कारण क्या था, अत्यधिक लगान और गैर कानूनी तरीके से खेत को छीनना, ये मेन रीजन था इसका। अब इससे इजी टू मॉडरेट होते हैं 1921-22 में। तो क्वेश्चन कर सकता है एका आंदोलन के समय कौन सा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, तो सीधे आपका ऑप्शन जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब इस आंदोलन की अगर बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत को अगर देखा, इस आंदोलन से 1921 से 22 तक चला था, तो इससे 2 वायसराय इस आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। 2 वायसराय कौन कौन से, हेलो दिख रहा है,
दो वायसराय शामिल हो जाएंगे। एक आपके चेम्सफोर्ड हो जाएंगे, चेम्सफोर्ड हो जाएंगे, और एक प्लस रीडिंग, दो लोग इससे संबंधित हो जाएंगे, चेम्सफोर्ड और रीडिंग, क्योंकि 1921 में चेम्सफोर्ड चले जाते हैं और 1921 में ही रीडिंग आ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला आ जाता है कि किसके समय में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, किसके समय मोपड़ा विद्रोह हुआ था। तो यही क्लियर कर लेते हैं, इस आंदोलन से संबंधित कौन कौन से लोग हो जाएंगे, सीधे सीधे चेम्सफोर्ड और रीडिंग दोनों वायसराय संबंधित हो जाएंगे। अब अगर हम चेम्सफोर्ड की बात करें, चलो इसको मिटा करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखिए हम बात करेंगे चेम्सफोर्ड की, तो चेम्सफोर्ड के समय में क्या क्या घटनाएं घटी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्न से कौन सी घटना किसके शासनकाल में या किस वायसराय के काल में घटी हुई थी। तो चेम्सफोर्ड की अगर बात करें तो चेम्सफोर्ड में देखते हैं हम लोग, चलिए चेम्सफोर्ड को देखते हैं। जब एका आंदोलन चल रहा था तो चेम्सफोर्ड थे, तो चेम्सफोर्ड के समय में क्या मेन घटना घटित होती है, होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के समय में होती है। होम रूल लीग की स्थापना दो लोग करते हैं, दोनों का नाम आप लोग जानते हैं, सरोजिनी नायडू और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1919 में रॉबर्ट एक्ट इन्हीं के समय में आया था, अरे कानून पारित हुआ था। रॉबर्ट एक्ट कानून इन्हीं के समय में पारित हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के समय में हुआ था। ये मेन घटनाएं हैं, ठीक है। इसको आपको याद करके रखना है भैया कि चेम्सफोर्ड के समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो सरोजिनी नायडू और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी, ठीक है ना, सरोजिनी नायडू और बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। 1919 का रॉबर्ट एक्ट किसके समय में आया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा चेम्सफोर्ड के समय में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था, तो आपका ऑप्शन जाएगा 13 अप्रैल 1919 को चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ये चीजें बहुत ही अहम है। और इनके समय में खिलाफत प्लस असहयोग, इन दोनों आंदोलनों की शुरुआत जो हुई थी किसके समय में हुई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन किसके समय में हुआ था, आपका ऑप्शन जाएगा कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। VIMP सारे फैक्ट है। हमने एका आंदोलन पढ़ने के साथ साथ हमने लॉर्ड चेम्सफोर्ड से संबंधित कुछ IMP चीजें भी पढ़ ली जो कि एग्जाम में आया हो, आप पेपर उठा कर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इतनी घटनाएं इसे आप याद करके रख सकते हो, ठीक है। अब रीडिंग पे अगर हम चलें, रीडिंग, अब लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करें, क्योंकि 21 से 22 तक चल रहा है तो सीधी सी बात है कि लॉर्ड रीडिंग भी इससे संबंधित हो जाएंगे एका आंदोलन से। तो क्वेश्चन अगर करें इजी टू मॉडरेट एका आंदोलन से संबंधित वायसराय, तो अगर दोनों का ऑप्शन लेगा तो दोनों आप लगा सकते हो। तो रीडिंग की अगर बात करें, रीडिंग के समय में मेन घटना क्या हुई थी, 1921 का मोपला विद्रोह, ये भी एक किसान आंदोलन था, आदिवासियों द्वारा किया गया। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना इनके समय में होती है। ये दोनों में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मोपला विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड किसके समय में हुआ था, तो किसके समय में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुआ था, ठीक है। तो ये इजी टू मॉडरेट हमने इसको देख लिया। अब अगला वाला आंदोलन देखते हैं जो कि VIMP है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एका आंदोलन के बाद हम चलेंगे एका आंदोलन के बाद हम चलते हैं बारडोली सत्याग्रह। इसका नाम बारडोली सत्याग्रह रखा गया है, बारडोली सत्याग्रह। और ये चला था 1928। हम फिर इजी टू मॉडरेट चलेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कि ये बारडोली सत्याग्रह हुआ कहाँ था। तो सबसे पहले यहाँ ये 1928 में चला था। यह गुजरात के पहला फैक्ट बनता है,
गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुका से। अच्छा देखिए, कारण क्या था? कारण था लगान में वृद्धि। अब होता क्या है, बारडोली तालुके में आंदोलन की शुरुआत होती है। इसका मेन कारण क्या था? लगान में वृद्धि। अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है कपास उत्पादन के लिए फेमस है, उसमें कपास उत्पादन हो रहा था। तो जिस समय लगान वृद्धि की गई थी उस समय कपास के मूल्यों में वैश्विक रूप से बहुत बड़ी गिरावट आई हुई थी, और इसको नजरअंदाज करते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, कपास के मूल्यों में लगान के मूल्य में वृद्धि कर दी थी। इसलिए किसान जो है इससे परेशान हो गए और इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। और 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल वहां पे चले जाते हैं, वहां पे लोगों से मिलते हैं, सारी स्थितियों को समझने के बाद ये क्या करते हैं कि पूरे बारडोली तालुके को 13 शिविरों में बांट देते हैं। 13 शिविरों में बांटते हैं और प्रत्येक में एक अनुभवी नेता की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार यह आंदोलन शुरू हो जाता है। एक प्रकार से यहाँ पे सत्याग्रह शुरू हो जाता है। यहाँ पे गांधीवादी तरीका अपनाया जाता है। और अगस्त 1928 में गांधी जी भी यहाँ पहुंच जाते हैं। और गांधी जी ऐलान करते हैं कि अगर मान लीजिए इस सत्याग्रह के दौरान अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार किया जाता है, तो आंदोलन का नेतृत्व मैं संभालूंगा। लेकिन ऐसी कोई भी नौबत नहीं आती है। होता क्या है कि अब कारण क्या था, मैंने सारी चीजें बता दी है। नेतृत्व किसने किया था, ये भी चीज आपसे क्लियर है। अब होता क्या है यहाँ पे, इस सत्याग्रह में महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के दौरान और किसको द्वारा दी गई थी? तो इसी आंदोलन के दौरान महिलाओं द्वारा ही यहाँ पे सरदार की उपाधि दी गई थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। इसी आंदोलन के दौरान इसको वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। और इस आंदोलन में जिन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके नाम भी आपको याद करके रखना होगा। एक गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का नाम आपको मिलेगा। इसके बाद मणिबेन पटेल का नाम आपको मिलेगा, मणिबेन पटेल। इसके बाद आपको शारदा बेन साहू का नाम आपको मिलेगा। मीठू बेन का नाम आपको मिलेगा। एक भक्तिबा जी थी, उनका नाम आपको मिलेगा। और एक शारदा मेहता थी, उनका आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस आंदोलन में महिलाओं ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन महिलाओं में नाम किसका आपको याद करके रखना है। इसका कस्तूरबा जी थी, मणिबेन पटेल, ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहन थी। फिर शारदा बेन साहू जी का नाम आता है, मीठू बेन का नाम आता है, भक्तिबा का भी नाम आता है, शारदा मेहता जी का नाम आता है। ये लोग मेन थी, बाकी और भी महिलाओं ने इसमें भाग लिया हुआ था। ठीक है, और ये 1928 में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। गुजरात के सूरत जिले में लगान में वृद्धि हुई थी। रीजन क्या था मैंने बता दिया है। 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल वहां पर पहुंचे और उसका नेतृत्व किया था। इन्होंने कितने शिविरों में बांटा हुआ था? तो आपको ऑप्शन जाएगा 13 शिविरों में बांटा हुआ था। और अगस्त 1928 में गांधी जी भी यहाँ पे पहुंच गए थे। यहाँ की महिलाओं ने ही इसी के दौरान सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को प्रदान की थी। और ये महिलाएं इससे संबंधित है। बड़े एग्जाम में पूछ सकता है मुझसे कौन सी महिला जो है शामिल नहीं थी या बारडोली सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो इन 5 लोगों का नाम
आपको मतलब आप याद करके रखोगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। बाद में क्या होता है कि ब्रूमफील्ड, दो अंग्रेजों का नाम आपको मिलेगा, ब्रूमफील्ड प्लस मैक्सवेल नामक अधिकारियों को भेजा जाता है यहाँ पे जांच करने के लिए कि आप जाइए मामले की जांच करिए। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें जो लगान की वृद्धि की गई होती है वो 22% की गई थी, ठीक है। तो जो ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच समिति ने ये लगान की दर को मतलब किसानों की मांग को जायज ठहराया और इन्होंने कहा कि ये जो 22% की लगान दर है सही नहीं है, इन्होंने इसे घटा के 6.3% कर दिया, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही VIMP है। लगान की कितनी वृद्धि की गई थी 22% की, और कितनी कमी की गई बाद में 6.3% की, और इस प्रकार ये आंदोलन जाकर के समाप्त हो जाता है। उसका नेतृत्व बाकी अधिकारियों का नाम भी आपको याद करके रखना होगा, कौन संबंधित थे, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल भी संबंधित थे, ठीक है। तो इस बारडोली सत्याग्रह से इतनी चीजें आपको याद करके रखना है, बहुत ही VIMP है। इस फैक्ट को आप याद करके रखोगे। अब चलें अगले आंदोलन को देखें जो कि IMP है, बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन, अगर इसको देखा जाए तो ये 1913 से लगभग ये चला था 1941 तक। हालांकि 1922 में इसकी तीव्रता कम हो जाती है, हालांकि कुछ छोटे मोटे रूपों में यह लगभग 1941 ईस्वी तक चला था। ये मेवाड़, कहाँ पे, मेवाड़ का जो बिजौलिया क्षेत्र था यानी कि राजस्थान में, अब यहाँ से दो फैक्ट बहुत ही IMP है। ये विद्रोह, ये आंदोलन चलाया क्यों गया था और चला क्यों था, तो उसके दो का मतलब कारण क्या थे। सबसे मेन कारण यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जमींदारों का शोषण, किसका शोषण, जमींदारों का शोषण, जमींदारों का शोषण शोषण में लोग क्या करते थे ये जानते हैं, एक किसानों से लगभग 84 प्रकार के कर लेते थे। सोच लीजिए यहाँ पे किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। और साथ ही साथ किसान की लड़की के विवाह पर 5 रुपए शुल्क भी देना पड़ता था। यानी कि कोई किसान जो है अपनी लड़की का विवाह कर रहा है, बेचारा खुद परेशान है, उससे भी ये लोग 5 रुपए लड़की के विवाह पर लेते थे। बस यही रीजन था, शोषण से दबे हुए किसानों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया। और इसमें हमको कई नेता उभर करके सामने आते हैं। शुरू में हमको जो नेता मिलते हैं उसमें नेता की अगर बात करें तो सर्वप्रथम नेता में आपको चारण और ब्रह्मदेव, इन्होंने यहाँ पे जमींदारों के विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। लेकिन हुआ क्या, इनको जो है निर्वासित कर दिया जाता है। क्वेश्चन करें कि किनको निर्वासित किया गया था, तो आपको ऑप्शन जाएगा चारण और ब्रह्मदेव को। इसके बाद जब ये निर्वासित हो जाते हैं तो नारायण बटले इसका नेतृत्व करते हैं, नारायण बटले। अब नारायण बटले को क्या किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, जेल, ठीक है, जेल भेज दिया जाता है। अब नारायण बटले को जेल जब भेज दिया जाता है तो फिर एक नेता उभर करके सामने आते हैं, उसमें इनका नाम है भूप सिंह, ठीक है। इनको भी जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल से भागने के बाद ये जो है अपना नाम चेंज कर लेते हैं, ये अपना नाम कर लेते हैं विजय सिंह पथिक के नाम से बिजौलिया पहुंचते हैं और आंदोलन को तेज कर देते हैं, ठीक है। आंदोलन तीव्रता के साथ चलता रहता है। तो इस आंदोलन में देखिए क्या क्या कब तक चला था, 1913 से लगभग 1941 तक चला था। और ये चला कहाँ था, राजस्थान में मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है।
मेन क्या था, जमींदारों का शोषण। अब यहाँ से क्वेश्चन करेगा कितने प्रकार के कर लिए जाते थे, आपका ऑप्शन रहेगा 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, ठीक है। और लड़की के विवाह पर कितना शुल्क देना पड़ता था, 5 रुपए का शुल्क देना पड़ता था। और इसके नेता की अगर बात करें तो नेता में आप लोग आओगे 4, प्रारंभिक नेता में 4 थे, ब्रह्मदेव थे। चारों ब्रह्मदेव को क्या कर दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, नारायण बटले इसका नेतृत्व संभालते हैं, अब इनको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। नारायण बटले को जब जेल भेज दिया जाता है तो एक नेता उभर करके सामने आते हैं भूप सिंह, इनको भी जेल भेज दिया जाता है। बाद में जेल से भाग करके विजय सिंह पति के नाम से भिजौलिया पहुंचते हैं और आंदोलन को तेज करते हैं। अंग्रेजी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और आंदोलन को दबाया जाता है। और हालैंड, एक हालैंड अधिकारी को भेजा जाता है जांच करने के लिए, हालैंड को बिजौलिया भेजा जाता है, ठीक है। और हालैंड जो है किसानों और जमींदारों के बीच मध्यस्थता करते हैं, ठीक है। मध्यस्थता करके इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं और जो जमींदार थे वो 35 प्रकार के करों को हटा देते हैं, 35 प्रकार के कर हटा देते हैं, ठीक है। तो आंदोलन तो लगभग 1922 में जाकर के ये थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, यानी कि सुस्त पड़ गया। लेकिन 35 प्रकार के कर हटा लेने के बाद भी आंदोलन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में चलता रहा और ये 1941 लगभग 1941 ईस्वी तक चला था, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, कितने कर कब से कब तक चला था, कहाँ से कहाँ तक चला था। और यहाँ से अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं 1913 से 1941 के बीच। तो अब 1913 और 1941 एक लंबा समय जाता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन करे कि भैया 1912 या 1913 में यह आंदोलन शुरू होता है तो 1913 में उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे, किस वायसराय के शासनकाल में ये वाला आंदोलन शुरू हुआ था, तो हम देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। इन्हीं के समय में कई सारी घटनाएं घटी थी। दिल्ली सडन केस हुआ था जिसमें राज बिहारी बोस के नेतृत्व में 1912 में बम फेंका गया था इन पे, और 1912 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और 1912 में ही 1911 की घोषणा द्वारा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की गई थी, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हुई थी। तो बिजौलिया आंदोलन तो फिलहाल आप इतना याद करके रखो। और एक मेन आंदोलन देखते हैं, कोई आईएमपी आंदोलन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हो। एक आंदोलन चला था, बहुत ही आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देखो, आया हुआ है तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, ठीक है। चला कहां पे था, बंगाल में, और ये चला था 1946 से 1950 तक, लगभग स्वतंत्रता के बाद तक चला था। तो अगर देखिए क्वेश्चन करे कि निम्न से कौन सा किसान आंदोलन गुलाम भारत में शुरू हुआ, इजी टू मॉडल हुई, गुलाम भारत में शुरू हुआ और आजाद भारत में समाप्त हुआ। ये गुलाम भारत में शुरू हुआ, ठीक है, गुलाम भारत में शुरू और आजाद भारत में समाप्त, आजाद भारत में समाप्त। तो आपका ऑप्शन जाएगा कौन सा आंदोलन, तेभागा आंदोलन। हुआ कहां था, बंगाल में हुआ था। यहां से फिर इजी टू मॉडरेट हो जाइए, 1946 में शुरू हुआ, यानी कि लॉर्ड बेवेल उस समय यहाँ के वायसराय थे, लॉर्ड बेवेल के समय में शुरू हुआ था। अब लॉर्ड बेवेल से संबंधित भी कुछ घटनाएं आपसे पूछ सकता है कि इस आंदोलन के समय में निम्न से कौन सी घटनाएं, मतलब बेवेल से संबंधित घटनाएं। तो बेवेल के समय में 25 जून 1945 को 1945 में शिमला समझौता हुआ था, अरे शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। और 18 फरवरी 1946 को बंबई में नौसेना विद्रोह हुआ था।
ये दो घटनाएं बेवेल के समय की बहुत ही अहमती है, जो कि किस कालक्रम तेभागा आंदोलन के समय में ही ये दोनों घटनाएं होती है। तो वायसराय से और उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। 1950 की अगर बात करें तो उस समय हमारे कब समाप्त होता है तेभागा आंदोलन, तो उस समय हमारे कौन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, तो आपका ऑप्शन जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति उस समय थे जब यह आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गई इजी टू मॉडरेट की बात। अब हम देख लेते हैं कि ये जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये किस मतलब ये हुआ क्यों था, इसका रीजन क्या था। तो इसमें हम देखेंगे ये शुरू हुआ था ये बंगाल के त्रिपुरा जिले के हसनाबाद तहसील से शुरू हुआ था। और यह जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में देखिए मांग क्या थी किसानों की, जैसे किसानों से जो कर लिया जाता था, जो खाद्यान्न दिए जाते थे बटाई, यहाँ पे किसानों से जो लगान लिया जाता था, अनाज के रूप में लिया जाता था, तो एक कैसे लिया जाता था कि 2/3 भाग सरकार का होता था और 1/3 भाग किसान का होता था। किसान चाहते क्या थे कि वो 1/3 भाग सरकार को दे और 2/3 भाग अपने पास ले। तो इसमें 3/3 भाग लगा होने के कारण ही इस आंदोलन को, इस अनुपात के कारण ही इस आंदोलन का नाम पड़ा था तेभागा आंदोलन। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आप सारे फैक्ट आप याद करके रखोगे। 1946 से 50 हुआ कहाँ था, बंगाल में हुआ था। गुलाम भारत में शुरू और आजाद भारत में समाप्त लॉर्ड बेवेल के समय में हुआ था। और लॉर्ड बेवेल के समय की प्रमुख घटना क्या है, 25 जून 1945 शिमला सम्मेलन है और 18 फरवरी 1946 बम्बई नौसेना विद्रोह है। ठीक है, और 50 जब समाप्त होता है तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे यहाँ के। ये शुरू कहाँ से हुआ था, बंगाल के त्रिपुरा जिले के हसनाबाद तहसील से शुरू हुआ था। इसमें मांग क्या थी, मांग को आपको याद करके रखना है। इसमें लगान कितना लिया जाता था किसानों से कि सरकार 2/3 भाग उनका रख लेती थी अपने पास और 1/3 भाग किसानों का होता था। और किसान सीधे इसका उल्टा चाहते थे, यानी किसान क्या चाहते थे कि हमको जो है 2/3 भाग मिले और सरकार को हम 1/3 भाग दे। इसीलिए इस आंदोलन, इस अनुपातिक योग के कारण ही इस आंदोलन को तेभागा आंदोलन का नाम दिया गया था। यह फैक्ट है, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। एक आंदोलन हुआ था पुनप्रा वायलार। ठीक है, अब ये आंदोलन जो हुआ था ये केरल में हुआ था। ठीक है, इसको सिर्फ आप याद करके रखिए। और इसका पुनप्रा वायलार आंदोलन जो था ये मतलब इसकी सबसे बड़ी विशेषता की थी कि इसमें किसान और मजदूर दोनों साथ थे, किसान प्लस मजदूर दोनों साथ थे। दोनों ने मिलकर के इस आंदोलन का इस आंदोलन में शामिल हुए थे। रीजन क्या था कि किसान लगान वृद्धि और खेत छीने जाने से परेशान थे। तो मजदूर जो है वहाँ पे जो नारियल की रस्सियाँ बनाई जाती थी उनका भी शोषण हो रहा था, उन मजदूरों का भी शोषण हो रहा था। तो मजदूर और किसान दोनों ने मिल करके इस आंदोलन में शामिल हुए थे और यह आंदोलन जो है दिलचस्प हो गया था। ऐसा भी जिक्र मिलता है कि इन आंदोलनकारियों के शिविरों पर जाकर के गोलियां चलाई गई, बहुत से आंदोलनकारी मारे गए और इस प्रकार यह आंदोलन जो है मतलब समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस पुनप्रा वायलार को सिर्फ इतना याद करके रखिए आप, इसमें किसान और मजदूर दोनों भी शामिल थे। ठीक है, तो एक वहां पे जाकर इसका मतलब थोड़ा दमन काफी मतलब क्रूरतापूर्वक हुआ था। मैंने बता दिया कि काफी गोलियां चलाई गई, काफी लोग मारे गए किसान और मजदूर, और इसका दमन कर दिया गया। एक वर्ली विद्रोह हुआ था, ये भी मुंबई में हुआ था। ये विद्रोह उतना अयोग्य नहीं है, वर्ली आंदोलन आप इसको बोल सकते हो। तो ये भी मुंबई में था। ठीक है, ये भी किसानों, एक महाराष्ट्र या मुंबई आप बोल सकते हो, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, बम्बई किसानों का आंदोलन था। बस इतना इस आंदोलन से, वर्ली आंदोलन से
इतनी चीजें आप याद करके रखो, ठीक है। अब एक कुछ आंदोलन और बच रहे हैं जिनको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन किसान से संबंधित कुछ और चीजें आप लोग को मैं बताना चाहता हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से VVIMP है, ठीक है। कुछ ऐसे किसान संगठन बने हुए थे, उसको देखेंगे कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है, किसान संगठनों की स्थापना, उसमें से 3-4 संगठन है जो आपको याद करके रखने VIMP फैक्ट है यहाँ से। तो देखा जाए, सबसे पहले देखते हैं कि 1927 में एक किसान सभा का गठन किया गया था जिसका नाम था बिहार किसान सभा। ठीक है। इसका गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। एक हुआ था 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा। इस किसान सभा का गठन किसने किया था? NG रंगा ने। एक है आपका, हाँ, ये दोनों एक मतलब अखिल भारतीय किसान सभा। एक क्वेश्चन बहुत VIMP है, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 को हुई। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ही इसके अध्यक्ष थे प्रथम। और इसके महासचिव कौन थे पहले बनाए गए? तो आपका ऑप्शन जाएगा NG रंगा इसके प्रथम महासचिव थे। क्वेश्चन VIMP है, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आपको याद करके रखना है। और एक चीज और, 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निब्रोदूर में प्रथम किसान स्कूल खोला गया था। एक फैक्ट इससे आपको ये भी याद करके रखना है। एक है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। (1920) में, और इसमें 3 लोगों की भूमिका थी, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं एक बहुत ही IMP चीजें जो है
बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, किसने? स्वामी सदानंद सरस्वती ने। और आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1928 में। किसने गठन किया था? एन.जी. रंगा ने। दोनों आईएमपी हैं, लेकिन सबसे वीआईपी ये है कि अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन जाएगा लखनऊ में हुई थी। ठीक है, ये आपको कई बार एग्जाम में आया है, बार बार रिपीट होता आता है। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को, डेट के साथ याद रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन जाएगा स्वामी सदानंद सरस्वती। और अगर महासचिव की बात करें, प्रथम महासचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। ठीक है, और 1938 वाला भी बहुत आईएमपी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निब्रोधुल में, कहाँ पे? निब्रोधुल में प्रथम किसान स्कूल खोला गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पूरा गुंटूर जिला और निब्रोधुल, दोनों को याद करके रखना है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन है ये आपका 1920 में, और इसके गठन में कौन कौन शामिल थे? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है निम्न से कौन शामिल नहीं है, तो आप आराम से इसको आप इसका ऑप्शन आप लोग टिक कर सकते हो। ठीक है, अब इजी टू मॉडरेट हो सकते हैं आप लोग। 1927, 1928, 1938 से 1927 में अगर देखा जाए तो 1927 में गुलाम भारत में कौन कौन सी मेन घटनाएं हुई थी, आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इजी टू मॉडरेट पढ़ाया है, लेकिन हर जगह नहीं। 1927 में कौन कौन सी घटना हुई थी और वायसराय कौन था, आप कमेंट में बताओगे। 1928 में कौन सी घटना हुई थी? ठीक है, 1927-28 में दोनों में वायसराय एक ही मिलेंगे आपको, और इसमें आपको जो है घटनाएं भी लगभग वही मिलेगी, साइमन कमीशन वाली, और इसके बाद उनके ऊपर जो लाठी, लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठी बरसाई जाती है, ये वाली घटना। ठीक है, साइमन कमीशन की। ठीक है, और किसके समझ में आया था? तो ये भी इसी समय इसको आप याद करके रखोगे। 1938 की अगर बात करें तो 1938 में कौन वायसराय था, और 1938 की कोई अगर प्रमुख घटना है आज़ाद भारत में, गुलाम भारत में, तो उसको भी आप याद करके रखोगे। तो चलिए, इतनी चीज़ें हम लोग फिलहाल, क्लास लंबी चली गई तो हमने कुछ मेन आंदोलनों को देख लिया। एक विद्रोह है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह को हम अगली क्लास में 2-4 आंदोलन और हैं, किसान आंदोलन, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगली क्लास में उसको देख लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को मैंने देखा इधर दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, मैंने वीडियो थोड़ा कैमरे को घुमा दिया है, जो चीज़ नहीं दिखी है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है।